देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं ग्रामीण भारत और खेती किसानी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। आईवीएफ तकनीक से पहली बार पैदा हुआ बन्नी भैंस का बछड़ा। पशुधन में सुधार लाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान पर ध्यान दे रही है सरकार। पूसा ने विकसित की सरसों की नई किस्म पूसा मस्टर्ड। कम होगा हृदय रोगों का खतरा। किसानों को मिलेगी राहत। अब हफ्ते में हर दिन 50 क्विंटल से ज्यादा धान बेच सकेंगे यूपी के किसान। वक्त के साथ न सिर्फ किसान खेतों में वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी अब वैज्ञानिकों ने काफी तरक्की की है। हाल ही में भारत में पहली बार भैंस के कृत्रिम गर्भाधान के लिए आईवीएफ तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके साथ ही भारत में ओपीयू आईवीएफ तकनीक अगले स्तर पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि जिस भैंस का कृत्रिम गर्भाधान करके बछड़े को जन्म दिया गया है, वो बन्नी नस्ल की भैंस है, जिसे 6 बार आईवीएफ गर्भाधान के बाद पैदा किया गया है। खबर की माने तो इस प्रक्रिया को गुजरात के सोमनाथ जिले के धनीजा गांव में सुशीला एग्रो फार्म्स के किसान विनय एल वाला के घर जाकर पूरा किया गया है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि 15 दिसंबर 2020 को गुजरात के कच्छ इलाके के दौरे के दौरान भी देश के पीएम ने बन्नी भैंस की नस्ल के बारे में चर्चा की थी, जिसके बाद अगले ही दिन वैज्ञानिकों ने इसके कृत्रिम गर्भाधान के लिए अंडाणु निकालने और उन्हें विकसित करके भैंस के गर्भाशय में स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया के लिए वैज्ञानिकों ने विनय एल वाला के सुशीला एग्रो फार्म्स की बन्नी नस्ल की 3 भैंसों को गर्भाधान के लिए तैयार किया। इस पूरी प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने कुल मिलाकर 29 अंडाणुओं से 18 भ्रूण को विकसित किया, जिसकी बीएल दर 62% रही। इनमें से 15 भ्रूणों को स्थापित किया गया और उनसे 6 गर्भाधान हुए। गर्भाधान दर 40% रही और इन 6 गर्भाधानों में से हाल ही में पहला आईवीएफ बछड़ा पैदा हुआ, जिसे देश का पहला बन्नी बछड़ा माना जा रहा है, जो कि कृत्रिम गर्भाधान की आईवीएफ तकनीक से पैदा हुआ है। जाहिर है कि भारत के वैज्ञानिकों ने न सिर्फ कई क्षेत्रों में तरक्की की है और अब इसी के चलते न सिर्फ वैज्ञानिक समुदाय को बल्कि सरकार को भी भैंसों की आईवीएफ प्रक्रिया में अपार संभावना नजर आ रही है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने सरसों की एक किस्म विकसित की है, जिससे बनने वाले तेल को खाने से हृदय रोग का खतरा कम हो सकेगा। आपको बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही पूसा ने सरसों की 0033 किस्म को विकसित किया है, जिससे न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी ये किस्म अच्छी साबित होगी। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि इस किस्म को हाल ही में पीएम मोदी ने जारी किया था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि सरसों में आमतौर पर इरोसिक एसिड 45% तक होता है। ये फैटी एसिड दिल के लिए खतरनाक होता है और इससे हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन पूसा ने सरसों की एक ऐसी किस्म विकसित की है जिसमें इरोसिक एसिड 2% से भी कम है, यानी कि इसे खाने वालों की सेहत अच्छी रहेगी और उन्हें हार्ट से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा भी कम रहेगा। खास बात यह है कि इस किस्म का बीज अगले साल से किसानों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। जाहिर है कि सामान्य सरसों की प्रति ग्राम खली में ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा 120 माइक्रोमोल होती है, जबकि पूसा 33 में इसकी मात्रा 30 माइक्रोमोल से कम है। जाहिर है कि सामान्य सरसों की प्रति ग्राम खली में ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा 120 माइक्रोमोल होती है, जबकि पूसा 33 में इसकी मात्रा 30 माइक्रोमोल से कम है। ग्लूकोसिनोलेट एक सल्फर कंपाउंड होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल उन पशुओं के भोजन के रूप में नहीं किया जाता जो जुगाली नहीं करते, क्योंकि इससे उनके अंदर घेंघा रोग पैदा हो जाता है। इस किस्म से निकलने वाली खली को पोल्ट्री फार्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं नई किस्म से किसानों का उत्पादन बढ़ने से आयात में कमी आएगी और तेल भी सस्ता मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां धान की बिक्री नहीं होने पर किसानों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है, अभी हाल ही में लखीमपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जहां पर एक किसान ने 14 दिनों तक फसल की बिक्री नहीं होने पर धान में आग लगा दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में राज्य सरकार ने किसानों को हफ्ते में किसी भी दिन 50 क्विंटल से ज्यादा धान बेचने की छूट दे दी है। दरअसल पहले किसान केवल शुक्रवार और शनिवार को ही 50 क्विंटल से ज्यादा धान बेच सकते थे, लेकिन अब प्रदेश में धान खरीद की रफ्तार को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रदेश की मंडियों में अभी तक सोमवार से गुरुवार को एक किसान से अधिकतम 50 क्विंटल तक ही धान की खरीद होती है। इससे ज्यादा वाले किसानों को शुक्रवार और शनिवार को बुलाया जाता था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। इसको लेकर खाद्य और रसद विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार मिश्र ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं अब किसान अपने जिले या सटे हुए जिले के किसी भी क्रय केंद्र पर बिना अनुमति के धान बेच सकेंगे। अभी तक किसान के जिले के जिलाधिकारी और संबंधित जिले के जिलाधिकारी के विचार विमर्श कर धान विक्रय बेचा जा सकता था, लेकिन अब किसान किसी भी केंद्र से धान का टोकन प्राप्त कर धान बेच सकेंगे। हालांकि उन्हें अगली बार भी उत्पादित धान की शेष मात्रा उसी केंद्र पर बेचनी होगी। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में पंजाब में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि ये स्टेडियम श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र के गांव हरिपुर उर्फ रोड माजरा में बनेगा। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। आपको साथ ही ये भी बता दूं कि इससे पहले पंजाब सरकार की ओर से लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए 4 किसानों और एक पत्रकार के परिवारों को भी 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी। हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। रबी सीजन के लिए 3 लाख मीट्रिक टन यानी कि 60 लाख बैग डीएपी का आवंटन हो चुका है। ये पिछले 5 सालों की एवरेज से 20% तक ज्यादा है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए निरंतर ठोस योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो जरूरत के अनुसार ही डीएपी और अन्य रासायनिक खाद खरीदें। किसान आगामी फसलों के लिए अभी से खाद का स्टॉक ना करें। नवंबर और दिसंबर महीने के दौरान में फसल बिजाई में किसानों के समक्ष डीएपी और यूरिया की कमी नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते नदियों में डैम से छोड़े गए पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और अब तक खेतों में पानी भरा है। ऐसे में कुछ किसान अपनी धान की फसलें काटने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थानों पर सुखाने के लिए मजबूर हैं। इसी कड़ी में रामपुर जिले के किसान अपनी बची हुई धान की फसलों को नैनीताल हाईवे पर सुखाने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल बाढ़ के कारण किसानों के पास धान की फसल सुखाने के लिए खाली जमीन नहीं बची। आसपास के 180 गांव बाढ़ प्रभावित हैं और जिले के लगभग सभी गांव में जलमग्न की स्थिति है, जिसके चलते मजबूरन किसानों को हाईवे पर अपनी फसल सुखानी पड़ रही है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।